समास की परिभाषा करने से पहले हम इसमें आने वाले कुछ मुख्य शब्दों के अर्थों को समझ लेते हैं, जिससे हमें समास को समझने में कठिनाई नहीं होगी। समास हमारे हिंदी और संस्कृत दोनों ही विषयों में आते हैं। पहला शब्द है हमारा समस्त पद, यानी कि पूरा पद, जिसे उभय पद भी कहा जाता है। ये पिक्चर है हमारी, ये है जल धारा, यानी कि जल की धारा। तो समस्त पद यानी कि पूरा पद, यहाँ पे जल धारा जो है वो समस्त पद है। फिर है पूर्व पद, पूर्व पद का अर्थ है पहला पद। अब जल धारा में जल जो है वो पहला पद यानी कि पूर्व पद कहलाता है। फिर है उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, दूसरा पद यानी कि धारा, धारा जो है वो उत्तर पद कहलाता है। फिर है विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है टुकड़े या हिस्से करना। तो जल धारा के जब हम टुकड़े करेंगे तब बनेगा जल की धारा। ठीक है, जैसे ये देखिए आप नीचे कि समस्त पद क्या बना, जल धारा। इसमें जो पहला पद है वो क्या कहलाता है, पूर्व पद, और जो बाद का पद है वो उत्तर पद कहलाता है। और जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। दूसरा उदाहरण है हमारा पिता पुत्र। तो पूर्व पद यानी कि पहला पद क्या हुआ, पिता, दूसरा पद पुत्र, और इसका विग्रह क्या हुआ, पिता और पुत्र। ये देखिए कि पिता पुत्र पहले नंबर पे है, यानी कि पहला पद जिसे हम पूर्व पद कहते हैं पिता, दूसरा पद यानी कि पुत्र, और समास विग्रह पिता और पुत्र। फिर है रसोई घर, रसोई पूर्व पद है, घर उत्तर पद, और समास विग्रह बनेगा रसोई के लिए घर। लंबोदर पूर्व पद है लंबा, उत्तर पद है उदर, और समास विग्रह बनेगा लंबा है उदर जिसका। अब पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों को मिला के समस्त पद बनता है, और पूर्व पद उत्तर पद के बीच में कोई शब्द आता है, जैसे की, और, के लिए, है, के द्वारा, पर, में आदि। जब इन शब्दों का हम इन दोनों पदों के बीच में प्रयोग कर देते हैं तब वो समास विग्रह कहलाता है। हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, समस्त पद यानी कि पूरा पद, पूर्व पद यानी कि जो शुरू में आता है पहला पद, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद लास्ट वाले, और समास विग्रह जब हम इन दोनों पदों के बीच में अन्य शब्द प्रयोग करते हैं, यानी कि वो शब्द जो इनका संबंध बताते हैं, तब समास विग्रह कहलाता है। अब हम करेंगे समास व इसके भेदों की परिभाषा। समास की परिभाषा यानी कि समास किसे कहते हैं, ये समास की परिभाषा होती है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, यानी कि छोटा करना। जैसे हमने जल की धारा में किया था, जल धारा क्या था, बड़ा शब्द था, विग्रह था, और संक्षेप में हमने क्या लिखा उसको, जल धारा। समास के उदाहरण के लिए यहाँ पे हमें उदाहरण भी लिखने हैं कोई भी दो, तो हम उसके लिए जब हम इसके भेद करेंगे तो इनमें से किसी भी भेद के उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर जैसे एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण लिख दिया, एक द्वंद्व का या द्विगु का, तो कोई भी उदाहरण आप यहाँ पर लिखोगे वो सही होंगे। अलग से उदाहरण याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब है हमारा अव्ययी भाव समास। इस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, यानी कि पूर्व पद प्रधान भी होता है और वो कोई अव्यय या उपसर्ग भी होता है। अव्यय क्या होता है, अव्यय को का दूसरा नाम है अविकारी, यानी कि अव्यय या अविकारी, जो कि लिंग वचन पुरुष कारक काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, वो शब्द होते हैं अव्यय। दूसरा पद कोई संज्ञा होता है, संज्ञा भी हम पहले याद कर चुके हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम यहाँ, ये आपको अगर याद नहीं रहता तो आप इसी को अच्छे से देखिए। अव्ययी भाव, अव्यय यानी कि पहला पद यहाँ भी पहले में स्टार्टिंग में है, तो पहला पद क्या है, अव्यय या उपसर्ग है, और दूसरा पद क्या है, भाव। भाव क्या है, संज्ञा का ही एक भेद है, भाववाचक संज्ञा।
भेदना संज्ञा का, तो भाव से याद रखना कि ये एक संज्ञा शब्द है, यानी कि अव्यय भाव समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है और उत्तर पद कोई संज्ञा होता है। दूसरा पद भी पहले पद के साथ मिलकर अव्यय बन जाता है। समास विग्रह करते समय उत्तर पद पहले और पूर्व पद का अर्थ बाद में लिखा जाता है। ये आपका विशेष ध्यान देने योग्य बात है जब आप समास विग्रह करेंगे। ये देखिए, यथा समय, समय के अनुसार, इसमें क्या है कि पहले, और जो हमने जल की धारा में किया था, जल धारा, जल की धारा, तो उसमें क्या था, पहला पद पहले ही आया था और दूसरा पद का अर्थ बाद में आया था। इसमें क्या होगा कि दूसरे जो शब्द है या पद है इसका अर्थ पहले आएगा। समय, समय, यथा मतलब अनुसार, समय के अनुसार, ठीक है। इस समास में ही ऐसा होता है कि दूसरे पद का अर्थ पहले आता है, यानी कि जब आप समास विग्रह करोगे तब क्या होगा कि उत्तर पद का अर्थ पहले और पूर्व पद का अर्थ बाद में। मंद मंद, मंद के बाद मंद। ये दूसरी बात याद रखने वाली है कि समास में शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि एक शब्द बार बार आना। ये योजक चिन्ह है, ये हमारे द्वंद्व समास में भी आता है। कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, इसको देख के इसको द्वंद्व समास लिख देते हैं, लेकिन अगर एक ही शब्द दोनों जगह है तो वो अव्यय भाव समास के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखना। द्वंद्व समास में दोनों शब्द जो है, दोनों पद एक जैसे कभी नहीं होते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे दिनों दिन, यानी कि दिन ही दिन में, रातों रात, वो भी अव्यय भाव समास के अंतर्गत आएगा। बारंबार, तो बारंबार यानी कि बार बार शब्द दो बार आया है तो वो भी अव्यय भाव समास के अंतर्गत आता है। ये हमारे जो दो उदाहरण है ये किसके हैं, हमारे हिंदी के, ठीक है। अब ये दो उदाहरण है हमारे संस्कृत के। तो अगर आपको हिंदी की में परिभाषा लिखने को कहा जाए तो आप इसको लिख के ये दो उदाहरण लिख सकते हो, और ये उदाहरण ऐसे ही लिखने हैं, उदाहरण समस्त पद विग्रह है। इससे आपके एग्जाम्स में मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। इनमें से अगर कोई लाइन बीच में रह भी जाती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इस ढंग से लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लिखा जाएगा। संस्कृत में अगर आपको लिखना है तो परिभाषा यही रहेगी, उसके बाद इन दोनों की जगह ये दो उदाहरण आप लिख देना, उनको हटा देना। अधि हरि, हमने ऊपर याद किया था कि पहले दूसरे पद का अर्थ आएगा फिर इसका आएगा, तो हरि हरऊ इति उपवृक्षम वृक्षस्य समीपम। संस्कृत में आप ये दोनों उदाहरण लिखेंगे। अब अगला है हमारा तत्पुरुष समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ है तत् मतलब वह और पुरुष आदमी, यानी कि वह दूसरा आदमी। इस समास में समास विग्रह करते समय कारक विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि कारक जो हमने याद किए थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो विभक्तियाँ, और वो भी दूसरी विभक्ति से लेके सातवीं विभक्ति तक प्रयोग होती है। पहली नहीं होती प्रयोग इसमें, और संबोधन भी इसमें प्रयोग नहीं होती है। बाकी इसमें विग्रह करते हुए कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। वह समस्त पद बनाते समय कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी कि ये विग्रह है राजा का महल, ये विग्रह करते हुए का आ गया, और समस्त पद जब बनाया तो का जो है वो समाप्त हो जाता है। राजा और महल ये दो ही रहते हैं। तो हमारा इसमें है राजमहल, राजा का महल, ये हो गया। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, ये हमारे कारक के जो विभक्तियां हैं उनका तत्पुरुष में प्रयोग किया जाता है। ये हमारे दो उदाहरण किसके हैं, हिंदी के, और ये संस्कृत के। पथ भ्रष्ट है, पथ है भ्रष्ट है। यहाँ पे वो देखो अव्यय भाव में क्या हुआ था, पहले पीछे वाला शब्द आया था महल और फिर राज आना था, लेकिन सिर्फ वो सिचुएशन अव्यय भाव समास में ही होती है। बाकी सब में क्या होगा कि पूर्व पद है उसका अर्थ पहले, इसका बाद में।
पथ भ्रष्ट है, पथः भ्रष्ट है, राज पुरुष है, राज्ञ है, पुरुष है। तो आप वही बात है, परिभाषा दोनों के लिए एक जैसी है, लेकिन उदाहरण लिखते हुए हिंदी में है तो ये 2 उदाहरण दोगे और संस्कृत में है तो ये 2 दोगे, वो 2 नहीं लिखोगे। नेक्स्ट है हमारा क्रमधारय समास। वैसे ये अलग से भी करते हैं, लेकिन क्रमधारय ये हमारा तत्पुरुष का ही एक भेद है। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इसके दोनों पदों के बीच विशेष्य, विशेषण और उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। अब देखते हैं आगे कि समस्त पद विग्रह, हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च। तो अब में विशेषण और विशेष्य क्या है? विशेषण यानी कि किसी चीज की विशेषता, यानी कि मिर्च की विशेषता क्या है कि वो हरी है, तो हरी क्या है, इसकी विशेषता है, तो वो विशेषण कहलाएगी। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह शब्द विशेष्य होता है। यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? मिर्च की, तो मिर्च जो है वो विशेष्य है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य क्लियर हो गया ना, कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी वह विशेष्य होगा, और क्या विशेषता बताई जा रही है उसकी, वो विशेषण होगा। जैसे मिर्च की विशेषता क्या है कि वो हरी है, ये इसका विशेषण है और ये विशेष्य है। राजीव नयन यानी कि राजीव होता है कमल, कमल के समान नयन यानी कि आंखें। तो यहाँ पे कौन सा प्रयोग हुआ है? उपमान उपमेय का, यानी कि एक चीज का दूसरे के ऊपर आरोप होना। तो यहाँ पे कमल के समान नयन यानी कि आंखों को कमल के समान बताया गया है। तो ये क्या है? उपमान और उपमेय है, यानी कि आंखें उसकी कैसी है? कमल के समान है। ये हमारे हिंदी के उदाहरण है, और ये संस्कृत के। महाराज है, महान च असौ राजा, घन श्याम है, घन इव श्याम है, यानी कि महान है जो राजा, और घन यानी कि बादल के समान काला। घन होता है बादल, श्याम मतलब काला, बादल के समान काला। इस समास में आपको विशेषण, विशेष्य और उपमान उपमेय का ध्यान रखना है, वह क्रमधारय समास होगा। द्विगु समास, ये भी तत्पुरुष का ही भेद है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद। पहला पद संख्यावाची होता है, जैसा कि नाम से ही है। द्वि का अर्थ होता है 2 और गु का अर्थ होता है गाय, यानी कि 2 गाय। और समस्त पद जो है समूह का बोध कराता है। पहला पद संख्यावाची, विशेषण व उत्तर पद विशेष्य होता है, यानी कि यहाँ भी पहला शब्द जो है, पद जो है वो क्या होगा? संख्या होगी, और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होगा, यानी कि दूसरे पद की विशेषता होगी। उदाहरण है हमारा पंजाब, यानी कि 5 आबों का समाहार है। समाहार और समूह दोनों का एक ही अर्थ है, इनमें से कोई भी लिख सकते हो आप। आब होता है नदियां, यानी कि 5 नदियों का समाहार है। दोपहर, 2 हो गया ना, 2 पहरों का समाहार। अगला है हमारा संस्कृत का द्विगुह, यानी कि जो समास का नाम है। द्वयो है, क्वो है, समाहार है, यानी कि 2 गायों का समूह। सप्ताह है, सप्तानाम अहनाम समाहार है, यानी कि 7 अहनाम मतलब दिनों का समूह। अब इसमें क्या होगा कि पहला पद संख्यावाची तो होगा, लेकिन वो दूसरे पद की विशेषता होगा, यानी कि विशेषण होगा। दूसरा पद जो होगा वो विशेष्य होगा, और उसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस समास में दोनों पद या सभी पद प्रधान होते हैं। समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और या तथा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। इस समास में लगभग सभी समस्त पद एक दूसरे के विलोम अर्थ वाले होते हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि लगभग सभी पद जो है एक दूसरे के विलोम अर्थ वाले, यानी कि विपरीतार्थक होते हैं। उदाहरण है जैसे लाभ, हानि,
लाभ और हानि, ये विपरीतार्थक शब्द है। माता पिता, माता और पिता, ये हमारे हिंदी के उदाहरण थे। संस्कृत में भ्रातृ यानी कि भ्राता च भगिनी च, भाई और बहन, ये भी क्या है, विपरीतार्थक शब्द है एक दूसरे के। अहर्निशम, अह च निशा च, यानी कि दिन और रात। इसके और उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे राजा रंक, आज कल, यानी कि आज और कल। देश विदेश, यहाँ पे भी हिंदी में योजक शब्द आता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर दोनों पद जो हैं समान है तो कौन सा समास होगा इसमें, अव्ययी भाव समास, यानी कि विपरीतार्थक है तो द्वंद्व समास, और समान पद है तो अव्ययी भाव समास, जैसे बारंबार, धीरे धीरे। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। इस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद भी प्रधान नहीं होता और दूसरा पद भी प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं, यानी कि इस समास में तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है। पहला व दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद के विशेषण बनते हैं, यानी कि उसकी विशेषता बनते हैं। विशेषण का अर्थ है विशेषता। उदाहरण है जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कि ना तो चंद्र प्रधान है ना शेखर प्रधान है, ये दोनों मिलकर किसी की विशेषता बता रहे हैं। और किसकी बता रहे हैं, शिव भगवान की, कि चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कि जिसके शिखर पर, सिर पर चंद्रमा है। तो इसमें प्रधान कौन सा हुआ, तीसरा पद, अन्य पद प्रधान है। 10 है मुख जिसके, यानी कि रावण, यानी कि दोनों ही पद प्रधान नहीं है। ये हिंदी के उदाहरण थे। संस्कृत में है वीर पुरुष है, वीराः पुरुषाः यस्मिन् से, कि यानी कि वीर है जो पुरुष, तो कोई अन्य व्यक्ति ही इसमें प्रधान हुआ, ना वीर प्रधान है ना पुरुष प्रधान है, वीर है जो पुरुष, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति। महात्मा, महान आत्मा यस्य च, यानी कि महान है जिसकी आत्मा, तो अन्य व्यक्ति प्रधान हुआ। ऐसे ही और भी उदाहरण है इसके, जैसे अंशु माली, अंशु का अर्थ होता है किरणें, अंशु ही माला है जिसकी, अर्थात सूर्य, तो इसमें प्रधान कौन हुआ, सूर्य। तो बहुव्रीहि समास में क्या होगा कि ना तो पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विशेषण बनेंगे, यानी कि उसकी विशेषता बताएंगे। तो ये परिभाषा है इसकी। हिंदी और संस्कृत दोनों ही विषय में आप इनको लिख सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि हिंदी में अगर आती है तो आप ये जो उदाहरण है हिंदी में ये 2 लिखोगे, अगर संस्कृत में आती है तो आप इन दोनों को नहीं लिखोगे, ये 2 लिखोगे, ठीक है। बाकी परिभाषा यूं की यूं रहेगी। अब है बच्चों की, कुछ बच्चों की समस्याएं होती है, क्योंकि जो अच्छे से याद कर लिया उन्होंने फिर कन्फ्यूजिंग होती है उनकी, कि कुछ समास के शब्द जो हैं ऐसे होते हैं जो बहुव्रीहि भी होते हैं, क्रमधारय भी होते हैं, कुछ बहुव्रीहि में भी आ जाते हैं और द्विगु में भी आ जाते हैं। तो उसका अंतर जानने के लिए हमें उनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। कैसे, हम यहाँ देखते हैं, जैसे समस्त पद है ये विग्रह है, जैसे नीलकंठ है, हम इसका विग्रह करेंगे, नीला है जो कंठ, तब क्रमधारय समास आएगा। लेकिन हम कहेंगे नीला है कंठ जिसका, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति प्रधान हुआ, तो बहुव्रीहि में क्या होता है कि अन्य व्यक्ति प्रधान होता है ना, नीला है कंठ जिसका। हम इनके विग्रह के अनुसार आगे नाम लिखेंगे। तो यहाँ कौन प्रधान हुआ, शिव, तो बहुव्रीहि समास हुआ। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो ये क्रमधारय समास हुआ। क्रमधारय कैसे हुआ, क्योंकि क्रमधारय में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब यहाँ विशेषण विशेष्य हुआ, जैसे आत्मा की विशेषता क्या है कि वो महान है, तो अगर हम इसका विग्रह इस तरीके से करेंगे तो क्रमधारय समास होगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो वही समास जो है वो बहुव्रीहि बन जाएगा। इसलिए हमें ऐसे समासों में विग्रह का ध्यान रखना होगा कि विग्रह जो है वो किस ढंग से किया गया है। महान है आत्मा जिसकी, अर्थात कोई अन्य व्यक्ति प्रधान है, तो बहुव्रीहि समास है। त्रिनेत्र, यहाँ पे त्रि संख्या है, संख्या देखते ही हम सोचेंगे द्विगु समास है।
लेकिन हमें विग्रह ध्यान रखना पड़ेगा। 3 नेत्रों का समूह है या समाहार तो द्विगु समास है। अगर हम विग्रह देखते हैं कि 3 है नेत्र जिसके यानी कि शिव तो बहुवीरी समास होगा। चतुर्मुख चतुर संख्या है यानी कि 4 मुख तो 4 मुखों का समूह है द्विगु समास होगा। 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा तो बहुवीरी समास होगा। यहाँ पे हिंदी में आपका ध्यान रखना बहुत आसान होगा कि बहुवीरी समास में विग्रह जब होता है तो जिसका, जिसकी, जिसके, जिसके ऐसे शब्द आते हैं तो वो बहुवीरी समास के उदाहरण होते हैं। नीला है कंठ जिसका यानी कि तीसरा पद प्रधान हुआ। जिसकी, आत्मा जिसकी, नेत्र जिसके, मुख जिसके, ये जिसके शब्द जहाँ आता है वो लगभग बहुवीरी समास ही होता है। तो यहाँ आप विग्रह ध्यान से देखना। समूह के लिए द्विगु समास होता है, समूह या समाहार। तो अब ऐसे शब्दों के लिए हमें विग्रह को ध्यान से चेक करना होगा, तभी हमारा समास जो है वो सही होगा।